हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में बेटा हमने 15.2 एक्सरसाइज को सोल्व किया था। उसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकाल लिए थे स्टैटिस्टिक्स में +1 क्लास। और आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करना चाहते हैं। इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजों में से एक है और इसमें मेनली मिसलेनियस एक्सरसाइज में मेनली 3 पॉइंट हैं। उन 3 पॉइंटों के ऊपर ही हमारे सारे के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज covered by the question number 3, 4 and example number 16 and 18. You must note down these points कि हम इसको इन क्वेश्चन नंबर 3, 4, एग्जाम्पल नंबर 16 और 18 को हम एक क्वेश्चन में कंसिडर कर सकते हैं, उसके एक क्वेश्चन के पार्ट बना सकते हैं इन चारों को। और आपके लिए भी यही सजेशन है कि आप जब करने बैठो तो यू जस्ट ट्राई डाउन ऑल दीज क्वेश्चन ऑन द सेम पेज, एक जगह लिखें आप इसको। Note down question number 3, 4, example number 16 and 18 from your NCERT book, miscellaneous exercise में से NCERT book के ये question 3, 4, example 16 और 18 इसको एक साथ करें चारों क्वेश्चंस को। इनमें एक ही चीज़ है चारों क्वेश्चंस में। फिर जो सेकंड क्वेश्चन बना सकते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और एग्जाम्पल नंबर 15 है आपकी बुक में। ये आप दूसरे इकट्ठा लिखें इनको, इसमें दूसरा ये एक सेम टॉपिक में है। और थर्डली आप क्वेश्चन नंबर 5, 7 और एग्जाम्पल नंबर 19 इनको आप इकट्ठा करें तीनों को। ये तीनों एक जैसे क्वेश्चन है। तो ये ग्रुप बना लोगे तो तुम्हें चीज़ों को कैटेगराइज करने में आसानी हो जाएगी, इजीली कर सकते हो क्वेश्चंस में। तो पहले हम ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, एग्जाम्पल नंबर 16 और 18 की बात करेंगे बेटा। इनमें क्या है, जब मैं ये डिटेल्स बता चुका हूँ इनमें से मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे खुद ही, फिर क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें बेसिक पॉइंट्स बताता हूँ कि कैसे कैसे होते हैं क्वेश्चन। तो सपोज करो, देखो ये लिखा मैंने 4 क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड एग्जांपल 16 और 18, यानी कि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइप। तो लेट वी हैव सम ऑब्जर्वेशंस x1, x2, x3, xn जस्ट लाइक दिस। मैंने ऐसे एक टेबल की फॉर्म में भी लिखी है क्योंकि टेबल ही बनेगी सारे क्वेश्चंस में। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं xi, x1, x2, x3, xn, ये सिग्मा xi इन सब का जोड़ है। और these total observations are n ऑब्जर्वेशन है बेटा। तो देन ऑब्जर्वेशंस एंड देन ओरिजिनल मीन, इन ऑब्जर्वेशंस का ओरिजिनल मीन दैट इज सिग्मा xi डिवाइड बाय n, ये आप सबको पता है। अब बात आती है कि इफ ए कांस्टेंट नंबर, मान लो कांस्टेंट नंबर k है कोई, इज एडेड इन ईच ऑब्जर्वेशन। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट नंबर k ऐड कर दें और उस नई ऑब्जर्वेशन को हम नाम भी yi दे देते हैं, जैसे xi प्लस k कर दिया बेटा, तो जो पहली ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी दैट बिकम y1 यानी कि x1 प्लस k हो जाएगी। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन x2 प्लस k हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में हमें वो एक कांस्टेंट नंबर k ऐड कर दें तो yn हो जाएगा, xn प्लस k हो जाएगा। देन व्हाट विल बी द चेंज इन मीन, या फिर व्हाट विल बी द न्यू मीन ऑफ दिस डाटा इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज एडेड बाय ए कांस्टेंट नंबर। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में हम एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर दें तो व्हाट विल बी द न्यू मीन। और ये 10वीं क्लास का क्वेश्चन है, 11th का इसमें कुछ नहीं है क्योंकि मीन तक तो आपने 10th तक कर दिया। तो अब हम 4 केस डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अगर हम एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर दें तो नए मीन में क्या फर्क पड़ेगा, कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो नए मीन में क्या फर्क पड़ेगा। ओरिजिनल मीन तो ये है। अगर कोई कांस्टेंट नंबर हर एक ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा, डिवाइड कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये 4 केसेस हमने डिस्कस करने हैं और ये सिर्फ मीन पे नहीं डिस्कस करने बल्कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस पे भी डिस्कस करने हैं। मीन तक का काम तो 10th का था, अब 11th में है आप। तो व्हाट विल बी द चेंज इन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस इफ वी ऐड ए कांस्टेंट नंबर इन ईच ऑब्जर्वेशन और वी सबट्रैक्ट ए कांस्टेंट नंबर फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन। ये चारों केसेस चेंज ऐड करने से, सबट्रैक्ट करने से, मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ता है वो हमने डिस्कस करना है मेनली। तो पहले हम मीन से शुरू करते हैं। तो सुनिए मीन में क्या कर सकते हो बेटा। हमने हर एक ऑब्जर्वेशन में एक कांस्टेंट नंबर k ऐड कर दिया, नई ऑब्जर्वेशन को y1, y2, y3 नाम दे देते हैं इजीली समझने के लिए। तो दिस इज yi हो जाएगा ये जब हम इनका जोड़ करेंगे। तो बेटा देखिए जरा, देन व्हाट इज न्यू मीन, मैं बताना चाहता हूँ न्यू मीन कितना क्या होगा। फिर न्यू मीन को मैं y बार ही नाम दे देता हूँ एंड दिस इज सिग्मा ऑफ yi डिवाइड बाई n लाइक दिस, क्योंकि
अब नई ऑब्जर्वेशन तो वाई में होगी हैं, तो इसलिए वाई आई नाम दे दे, जैसे ओरिजिनल में एक्स आई था। तो व्हाट इज वाई आई, जरा वाई आई को ठीक से देख लें। तो वाई आई इज नथिंग दैट इज एक्स आई प्लस के, सिग्मा एक्स आई प्लस के, वेयर के इज सम कांस्टेंट नंबर। और बेटा सिग्मा ऐसी चीज होती है जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों के साथ, तो सिग्मा एक्स आई प्लस सिग्मा के वेयर आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, ये दिमाग में रखें, डिवाइड बाई n। अब इसे अलग अलग कर दें, सेपरेट, तो सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई n, आई की वैल्यू 1 से n तक, और प्लस सिग्मा के। अब जरा के को देखो ध्यान से, के क्या हो जाएगा, ये नीचे तो n है, लेकिन के का मतलब होता है कि कांस्टेंट नंबर पे सिग्मा लगा दिया तुमने। जैसे देखिए मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 रखोगे तब भी के रहेगा, 2 रखोगे तब भी के, 3 रखोगे तब भी के, और ये वैल्यू कितनी बार रिपीट होते चली जाएगी, n टाइम्स, k प्लस के n टाइम, तो दिस इज k इंटू n या फिर n इंटू के। तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट n इंटू के, क्योंकि इसमें k में i नहीं है। जैसे यहाँ तो i था तो x1 प्लस x2 प्लस x3 होता चला जाता है, यहाँ पे k कांस्टेंट, इसमें i नहीं है, तो k प्लस के n टाइम, तो n इंटू के डिवाइड बाई n हो जाएगा। तो यहाँ n से n कैंसल। तो व्हाट इज दिस, दिस इज ओरिजिनल मीन। देखो एक्स सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई n, दिस इज ओरिजिनल मीन। तो देयरफॉर ओरिजिनल मीन प्लस के एंड दिस इज योर न्यू मीन। तो आप क्या समझे बेटे कि जो नया मीन आएगा उसमें भी वही कांस्टेंट नंबर ऐड होने के बाद आएगा जो आप ऑब्जर्वेशंस में ऐड कर रहे हो। इफ वी ऐड ए कांस्टेंट नंबर इन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन देन सेम नंबर विल बी एडेड इन द न्यू मीन। तो नए मीन में भी सेम नंबर ऐड हो जाएगा। इसको आप नोट करेंगे बेटे अपनी कॉपी के ऊपर, इस चीज को जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो बुक में लिखी हुई है वहां से फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं समझता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप ये लिखेंगे सारे की सारी बात। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। और हमने फर्स्ट पॉइंट से ये समझा कि इफ वी ऐड ए कांस्टेंट नंबर इन ईच ऑब्जर्वेशन देन मीन ऑल्सो विल बी एडेड विद द सेम नंबर। तो मीन में भी वही सेम नंबर हमें ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा नया मीन आ जाएगा, वाई आई। नाउ सेकंड पॉइंट, इसी में सेकंड बना देते हैं। इफ ए कांस्टेंट नंबर k इज एडेड की बजाय हम लिख दें बेटे सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म, फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन। हर एक ऑब्जर्वेशन से अगर हम एक कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो दिस इज लाइक दैट एक्स आई माइनस के, दिस वन एंड इट्स लाइक दिस। अब की बार माइनस कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, तो अगेन वी गेट द सेम थिंग, एक्स आई प्लस के की बजाय एक्स आई माइनस के हो जाएगा। देखो बेटा, तो अब की बार आई होप आपको एकदम से समझ में आ गया होगा कि नया मीन जो आएगा दैट इज ऑल्सो obtained by subtracting the same constant number from the observation. Means if we subtract a constant number from each observation then mean also be subtracted by the same constant number. तो mean जो नया mean आएगा वो भी हमें same constant number को subtract करने से ही आएगा। अब तीसरा पॉइंट लेते हैं बेटे। थर्ड पॉइंट मैंने बताया ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो अगर हम हर एक में कांस्टेंट नंबर k ऐड मल्टीप्लाई कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा, तो सुनिए जरा। मान लो हमने k नंबर ऐड मल्टीप्लाई कर दिया तो k इंटू एक्स आई, k इंटू एक्स वन, k इंटू एक्स टू एंड दिस इज k इंटू एक्स एन लाइक दिस। तो क्या फर्क पड़ेगा फिर से, इफ वी ए कांस्टेंट नंबर k इज मल्टीप्लाइड बाई ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा ये k इंटू एक्स आई हो जाएगा, k इंटू एक्स आई। तो k इंटू एक्स आई में फिर ये k ऐसे दो अलग अलग टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बल्कि ये क्या रह जाएगा, k कांस्टेंट है अब तो कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाएगा लाइक दिस, k को बाहर ले लो एंड दिस इज सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई n एंड दिस इज नथिंग बट ओरिजिनल मीन, तो k इंटू एक्स बार। तो मैं आपसे समझाना चाह रहा हूं कि जैसा ऑपरेशन आप ऑब्जर्वेशंस के साथ करोगे, यहाँ पे तुमने ऑब्जर्वेशन में कांस्टेंट नंबर k मल्टीप्लाई किया तो मीन में भी वही कांस्टेंट नंबर k मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब जैसे जैसे ऑपरेशन आप ऑब्जर्वेशन के साथ करते हो वही ऑपरेशन मीन के साथ हो जाता है। ऑब्जर्वेशन में कोई नंबर ऐड किया तो मीन में भी ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो डिवाइड भी हो जाएगा। मैं इसी को कह दूं फिर कांस्टेंट नंबर k
या फिर ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, एक बार फिर से मैं बताता हूं। देखिए, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर k से डिवाइड कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो डिवाइड कर दें बेटा, तो दैट इज xi डिवाइड बाई k। तो दिस इज x1 अपॉन k, x2 अपॉन k एंड दिस इज xn अपॉन k। तो हम लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट आ गया कि इफ each observation is divided by a constant term, by a constant number, एक किसी constant number k से डिवाइड कर दें, तो देन न्यू मीन, तो हमारा जो नया मीन आएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, उसको हम y बार ही नाम दे देते हैं। तो नया मीन का फार्मूला तो वही सिग्मा वाई आई डिवाइड बाई एन, लेकिन सिग्मा वाई आई क्या होगा, दिस इज एक्स आई डिवाइड बाई के और एन। आपकी बार जैसे पहले k कॉमन आया था, तो आपकी बार 1 अपॉन k कॉमन आ जाएगा, एंड दिस इज सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, एंड दिस इज नथिंग बट ओरिजिनल मीन। तो इट मीन्स 1 अपॉन k इंटू एक्स बार। तो देखिए जो नया मीन आना है, दैट इज ऑल्सो गेट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द ओरिजिनल मीन विद द सेम कांस्टेंट नंबर k। ये भी हमें तभी मिलेगा, मीन्स इफ वी डिवाइड ईच ऑब्जर्वेशन विद अ कांस्टेंट नंबर k, then new mean also obtained by dividing the mean original mean with the same constant number। तो हम क्या समझे कि जो जो जैसे जैसे ऑपरेशन हम करते चले जाएंगे ऑब्जर्वेशंस के साथ, ऑब्जर्वेशन में ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक वैसा ही कुछ हमारे मीन के साथ होता चला जाएगा। नाउ ये तो बात समझ में आ गई कि मीन के साथ ही होता चला जाएगा। व्हाट अबाउट देन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। वेरिएंस में अगर चेंज होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी होगा, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, या फिर ऐसे कह सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो मान लो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज नहीं होगा तो वेरिएंस में भी नहीं होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन में होगा तो वेरिएंस में भी होगा। तो अब फिर हम चेक करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस में क्या चेंज पड़ता है। वेरिएंस को पकड़ लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में अपने आप पता लग जाएगा। तो नाउ अब बेटा फिर से वही चीज लेके आता हूं। सपोज करो मेरे पास ये ऑब्जर्वेशन है, फिर से वही ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन x1 x2, यहां से तुम्हारे क्वेश्चन कवर होने शुरू हो जाएंगे, और xn। नाउ पहला केस, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज ए कांस्टेंट नंबर इज एडेड इन ईच ऑब्जर्वेशन, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा। तो पहला केस बेटा ओरिजिनल मीन की बात होगी। अब हम बात करते हैं ओरिजिनल वेरिएंस की। पहले तो हम ओरिजिनल वेरिएंस की बात ही करते हैं। ओरिजिनल वेरिएंस, तो सिग्मा स्क्वायर होता है बच्चे वेरिएंस, और सिग्मा एक्स लिख देता हूं ताकि दिस इज वेरिएंस फॉर द ओरिजिनल डाटा, एक्स मींस ओरिजिनल डाटा। और क्या फार्मूला लिखते थे बेटे उसके लिए, सिग्मा, जब सबसे पहले सिंपल फॉर्मूला था एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। दिस इज फॉर वेरिएंस। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लोगे तो इसका स्क्वायर रूट होता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो अब मुझे ये चीज चाहिए थी, ये दिस इज वेरिएंस। अब हम वेरिएंस को लेके चलेंगे। तो देखो बेटा वेरिएंस को लेके कैसे। अब नाउ केस 1, अब फिर से वही बात, इफ ए कांस्टेंट नंबर, बहुत बढ़िया टॉपिक है, नंबर k इज एडेड इन ईच टर्म, इज एडेड इन, बड़ा कमाल का भी है, अच्छा लगेगा तुम्हें, इन ईच टर्म, देन न्यू वेरिएंस। बेटा न्यू वेरिएंस की बात कर रहा हूं मैं। ओरिजिनल वेरिएंस है मेरे पास, ओरिजिनल मीन भी है, और मीन के बारे में हम जानते हैं कि अगर हमने कांस्टेंट नंबर k ऐड किया तो मीन में भी वही कांस्टेंट नंबर k ऐड हो जाएगा। वो तो हम जानते हैं, मीन का तो हम मीन का ही हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, इतनी देर लगाई उसमें। तो अब हम वेरिएंस पे ध्यान देंगे अपना। ये ऐसे ऑब्जर्वेशन वैसे ही जैसे पिछली बार हुई थी वैसे ही हो जाएंगे, xn प्लस k। तो बेटा न्यू वेरिएंस को हम नाम देते हैं सिग्मा y का स्क्वायर। दिस इज न्यू वेरिएंस हुआ सिग्मा वेरिएंस, सिग्मा y का स्क्वायर। और फॉर्मूला क्या बनेगा देखिए जरा, xi की बजाय आपकी बार वैल्यूज yi में होगी, तो yi माइनस y बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। आई होप तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है इसमें,
क्योंकि जब ऑब्जर्वेशन नहीं आ गई है, वाई में आ गई है, तो हम वेरिएंस निकालने के लिए वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n इसी को यूज करेंगे। लेकिन हमें इसको ओरिजिनल वेरिएंस के साथ जोड़ना है, तो इसका मतलब वाई जो वैल्यूज हैं उनको एक्स में कन्वर्ट करके लिखिए। तो देखिए जी, i is equal to 1 to n yi, what is yi? That become xi plus k माइनस y बार। बेटे y बार मीन्स न्यू मीन, तो न्यू मीन का पिछली बार बता चुका हूं, न्यू मीन कैसे आएगा, x बार प्लस k डिवाइड बाई n, yi दैट इज xi प्लस k, और हमने बताया था नया मीन जो आएगा फिर y बार, वो तो उसमें भी कांस्टेंट नंबर ऐड हो जाएगा। ये भी सीखा हमने सबसे पहले पॉइंट में कि यहाँ पे x बार प्लस k, और आप देखो इतने समझदार तो बीच में माइनस का साइन है, तो k से k कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास, सिग्मा xi पल माइनस x बार, ये स्केयर भी है इसका, स्केयर डिवाइड बाय n, एंड दिस इज नथिंग बट द ओरिजिनल मीन, ओरिजिनल वेरिएंस हुई। तो जो न्यू वेरिएंस है सिग्मा y स्केयर, दिस इज न्यू वेरिएंस, दिस इज न्यू वेरिएंस, दिस इज इक्वल टू ओरिजिनल वेरिएंस, ओरिजिनल वेरिएंस। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो चेंज इन वेरिएंस, नो चेंज इन वेरिएंस एंड ऑल्सो स्टैंडर्ड डेविएशन। जो वेरिएंस में चेंज नहीं होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी नहीं होगा। व्हेन वी एड ए कांस्टेंट नंबर इन ईच टर्म, कांस्टेंट नंबर इन ईच टर्म, अगर हम हर एक टर्म में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करें तो देयर इज नो चेंज इन वेरिएंस एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि जब हमारा वेरिएंस सेम आ गया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट हटा, स्क्वायर रूट कर दो दोनों तरफ, पावर 2 हटा देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो देयर इज नो चेंज इन वेरिएंस एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो इफ वी ऐड ए कांस्टेंट नंबर इन ईच ऑब्जर्वेशन देयर इज नो चेंज इन स्टैंडर्ड डेविएशन एज वेल एज वेरिएंस। आप देख रहे हो वो चेंज के से हुआ था, लेकिन प्लस के और माइनस के कैंसिल होकर वही ओरिजिनल चीज बच जाती है। Exactly similar will be happen when we subtract a constant number from each observation. जैसे अब इसी में मैं सेकंड पार्ट बना देता हूं, यही हो जाएगा वो। तो if a constant number k is subtracted from each term में से, तो बेटे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ प्लस साइन की बजाय माइनस का साइन आ जाएंगे। ओके, तो नया मीन भी माइनस होके आएगा। तो देखो जरा देन न्यू वेरिएंस, तो नया वेरिएंस का क्या हाल होगा जरा देखिए, सिग्मा वाई स्क्वायर वाई आई माइनस वाई बार का उसके डिवाइड बाई n, वही फॉर्मूला होता है। तो वाई आई क्या हो जाएगा आपकी बार, एक्स आई माइनस के, तो यहाँ पे माइनस आएगा बेटा, और वाई बार यहाँ पे फिर से माइनस होगा, तो ये के माइनस के और ये प्लस के फिर दोबारा से कैंसिल, एंड वी गेट द सेम थिंग एज इट इज। एंड अगेन वी हैव टू राइट देयर इज नो चेंज इन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन व्हेन वी ऐड के साथ साथ क्या लिखा जा सकता है, सब्ट्रैक्ट। ऐड वाला पहले हो गया, सब्ट्रैक्ट अब हो गया। अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या था, देयर इज नो चेंज इन वेरिएंस एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई भी चेंज नहीं होगा अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बात को, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है कि इसको इतना ज्यादा बताया जाए, तो प्लीज इसको समझने की कोशिश करना। अब तीसरा केस आता है बेटा कि अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। मान लो हमने किसी कांस्टेंट नंबर xi से मल्टीप्लाई कर दी हर एक ऑब्जर्वेशन, तो दिस इज k इंटू x1, दिस इज k इंटू x2 एंड दिस इज k इंटू xn, इट्स लाइक दिस, ऐसे। तो तीसरा केस बनेगा बच्चे, एंड दिस इज इफ ए कांस्टेंट नंबर k इज multiplied with each term then new variance, फिर से न्यू वेरिएंस का तो फॉर्मूला फिर से यही होगा, क्योंकि वैल्यूज तुम्हारी वाई आई में आ जाती हैं, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो क्या लिखें फॉर्मूले में, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, वाई आई की वैल्यू रख दो बेटा, वाई आई की वैल्यू k इंटू एक्स बार, सॉरी k इंटू एक्स आई माइनस। अब देखो जब आप हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करते थे तो मीन में भी वही कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो जाता था, हमने कर लिया पहले ये।
तो इसलिए वाई बार की जगह भी लिखा जाएगा के इंटू एक्स बार एंड स्केयर डिवाइड बाय। अब की बार कैंसिल नहीं होगा, बल्कि के दोनों में है तो हम के को कॉमन लेंगे, और के का बाहर स्केयर है बेटे, तो इसलिए के स्केयर कॉमन आएगा। ध्यान से देखो आप। एंड दिस इज आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्केयर डिवाइड बाय n। और चेक करो बेटा, दिस इज नथिंग बट ओरिजिनल वेरिएंस। तो देयरफॉर के स्केयर इंटू सिग्मा वाई स्केयर, और इधर क्या है सिग्मा एक्स का स्केयर। तो आप चेक कर सकते हो जो न्यू वेरिएंस है, सॉरी सिग्मा वाई है, न्यू वेरिएंस दैट इज इक्वल टू के स्केयर इंटू ओरिजिनल वेरिएंस। क्या लिख सकते हैं बेटा? देयरफॉर न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू के स्केयर इंटू ओरिजिनल वेरिएंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो स्क्वायर रूट कर दो दोनों तरफ, सिग्मा वाई इज इक्वल टू के इंटू सिग्मा एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज जो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन है, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज के इंटू ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन। जो वेरिएंस चेंज हुआ है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज होगा। तो आप जरा ऑब्जर्व करो बेटा, इफ वी मल्टीप्लाई ईच ऑब्जर्वेशन विद ए कांस्टेंट नंबर k, तो देन न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इज आल्सो मल्टीप्लाइड विद द सेम कांस्टेंट नंबर। जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो भी उसी नंबर k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब नया नंबर उसी k से होगा तो वेरिएंस में स्केयर हो जाता है बस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की लैंग्वेज में याद रखिए, if every observation is multiplied with a constant number k, then new standard deviation is also multiplied with the same constant number. जैसे मीन में होता था, न्यू मीन also multiplied with the same constant number, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन also multiplied with the same constant number। ठीक है जी, ये हो। अब फोर्थ और लास्ट पॉइंट आ जाता है कि अगर हम एक कांस्टेंट नंबर, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को हम एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा जी? इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय ए कांस्टेंट नंबर, ये कांस्टेंट नंबर नॉन जीरो होगा जी, कांस्टेंट नंबर के। तो बेटे अब की बार आप डिवाइड कर दो, तो ये जो टेबल है इससे मुझे लगता है समझने में आसानी हो जाती है। x1 अपॉन के, x2 बुक में तुम्हें ऐसे टेबल बना के नहीं दे रखी, तो तुम्हें यहाँ से लिखना पड़ेगा जी आपको अपनी बुक के लिए, तभी आप बेस्ट रिजल्ट दे सकते हो जब आप ऐसे लिखोगे टेबल बना के। टेबल से ही चीज समझ में आती है। तो बेटा न्यू वेरिएंस फिर से सेम फॉर्मूला, लेकिन अब की बार वाई आई की वैल्यू बदल जाएगी। बस क्या होगा? वाई आई दैट इज एक्स आई माइनस के अपॉन के, और माइनस न्यू मीन क्या होगा? दैट इज एक्स बार अपॉन के। देखो जरा, न्यू मीन भी तो यही होगा, और ये पावर 2 हमारी एज इट इज। तो अब की बार देखिए बेटा, 1 अपॉन के और 1 अपॉन के, तो पहले के स्केयर कॉमन आया था, अब की बार 1 अपॉन के स्केयर कॉमन आ जाएगा। तो दिस इज 1 अपॉन के स्केयर, मींस न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू 1 अपॉन के स्केयर इनटू ओरिजिनल वेरिएंस, या फिर न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1 अपॉन के इनटू ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन। इट मींस व्हाट? कि if we divide each observation with a constant number k, then new standard deviation is also divided with the same constant number. With the new standard deviation will obtained by dividing original standard deviation with the same constant number. ठीक है जी। तो अब मैं अगर समरी करके बताऊं, तो पहले मैं मीन के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप अपने ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर, हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर देते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो, या हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हो कांस्टेंट नंबर से, या डिवाइड कर देते हो, तो मीन भी, नया मीन भी उसी तरह से ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से, मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से आएगा। जो ऑपरेशन ऑब्जर्वेशन में करोगे वही नए मीन के लिए भी करोगे, पुराने मीन में। नंबर 1। नंबर 2, स्टैंडर्ड वेरिएशन का क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का, अगर आपने कोई कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है हर एक ऑब्जर्वेशन में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन विल रिमेन सेम। स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क नहीं पड़ेगा तो वेरिएंस में भी नहीं पड़ेगा।
दूसरी बात, अगर आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है, तो जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसमें वो भी पुराने स्टैंडर्ड डेविएशन को उसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ही आए। ठीक है जी। अगर आपने ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई किया है तो जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी पुराने स्टैंडर्ड डेविएशन को उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ही आए। और जब स्टैंडर्ड डेविएशन नंबर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आ रहा है तो वेरिएंस में उसका स्केयर होता है। तो ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी है जो मैंने बताया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 3, 4 और एग्जाम्पल 16 और 18 देखो बेटा, अगर आपने ये वाई आई वाला तरीका लगा लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसमें कंफ्यूजन के चांस रहते हैं कि आप लिखना कुछ और चाह रहे हो, तुम्हें समझ भी आ रहा है लेकिन बात नहीं बन रही। तो इसलिए प्लीज बी केयरफुल। अगर कुछ ऐसा लगता है तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो मैं बता भी देता हूँ थोड़ा सा कुछ। क्वेश्चन नंबर 3, 4 चलो देखिए। बुक पे या किसी गाइड पे या कहीं से नेट से कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, पजल हो जाओगे उसमें। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जो बताया गया है उस पे ध्यान दें। जो बता रहा हूं बेटा उस पे ध्यान देना है कि वो कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑब्जर्वेशन आर 8 एंड, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है मैंने, 3, 4। मीन एंड वेरिएंस ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन 8, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 फाइंड न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्विंग डाटा ऑफ द न्यू रिजल्टिंग डाटा। ठीक है बेटे, ये हमारे पास xi वैल्यूज थी। फिर से मैं लेता हूं, x1, x2 और xn तक थी कुछ। यहां पे बोल रहा है तीसरे क्वेश्चन में मीन 6 ऑब्जर्वेशन, टोटल 6 ही ऑब्जर्वेशन है, x6 तक थी। इनका सभी का जो मीन निकला है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं बेटे मैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 हैं और लेट ऑब्जर्वेशन ये मैंने लिख दी वहां पे। आप उसी तरह से एंड ऑब्जर्वेशन ऐसे लिख देना, ऑब्जर्वेशंस आर रिटन इन टेबल में लिख दी मैंने वैल्यूज बेटा। तो मीन की बात करता हूं मैं पहले, x बार नाम दे देता हूं, क्या होता है सिग्मा xi डिवाइड बाय n, एंड दिस मीन इज गिवन टू अस, दिस इज, वो कह रहे हैं मीन 8 के इक्वल है। ओके ठीक है बात। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन साथ में दे रखा है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन उसको सिग्मा x से लिख लेते हैं, एंड दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट, दिस इज 8 के बाद 4 दिया हुआ बेटा। और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n, वेयर स्टैंडर्ड डेविएशन है इसलिए स्क्वायर रूट, ये 4 के इक्वल दे रखा है। ओके बात करता हूं। Now, as each observation is multiply की गई, multiply with a constant number, वो क्या है, constant number 3 है। तो therefore new observations, जो बेटा new observations हैं are yi's, वो yi's की फॉर्म में लिख लेता हूं बेटे, दैट इज 3 into xi। ऐसे थोड़ा सा तुम्हें वही जो हमने बताया उसी से जुड़ जाएंगी सब बातें। y1 is equal to 3x1, y2 is equal to 3x2 and so on, y6 is equal to 3 into x6, that's it। तो therefore पहले मैं मीन की बात करता हूं बेटा, न्यू मीन yi को लिखना, न्यू ऑब्जर्वेशन yi का मतलब 3 into xi, ऐसे 3 into xi। तो न्यू मीन को बेटा y बार नाम दे दूं मैं, तो दिस इज व्हाट, सिग्मा yi डिवाइड बाय n। तो व्हाट इज सिग्मा yi, दिस इज सिग्मा 3xi डिवाइड बाय n का मतलब वही, चलो n ही लिखता हूं मैं इसको, 6 की जरूरत भी नहीं है मुझे, i इक्वल टू व्हाटएवर 1।
अब इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, देखो तो 3 इंटू सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन, और बेटा सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन ये नंबर 1 से, दिस इज नथिंग बट एन 8, तो दिस इज 3 इंटू 8, तो 24 आंसर आ गया। आप लिख देना यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट रिजल्ट। तो नया मीन बेटे मैंने निकाल दिया, दैट इज 3 इंटू ओरिजिनल मीन, दैट इज 24 आ गया। अरे ठीक है मेरी बात, वैसे तो सीधा सीधा भी हो सकता था ये, तो पर चलो हमने फॉर्मूले से 3 इंटू एक्स बार कर सकते हैं, 3 इंटू 8 हो गया, दैट इज 24 यूजिंग इक्वेशन 1। तो देखो जो नया मीन है वाई आई, दिस इज 3 इंटू एक्स आई एक्स बार। अब दूसरी बात, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वाई लिखेंगे हम उसको, तो क्या होता है फॉर्मूला लिख लो चलो, वाई आई। वैसे तो हमें पता है कि अगर आपने कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी वही नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 आया है तो 4 में 3 12 आ जाएगा, लेकिन सीबीएसई में मुझे करके दिखाना होता है, तो वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन और एन रूट। बेटे वाई आई की वैल्यू रख दो, वैल्यू रखेंगे तो सिग्मा 3xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, सॉरी 3xi वाई बार क्या हो जाएगा, दैट इज 3 इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर, क्योंकि मीन में भी तो वही चेंज हो जाता है, जो मीन है उसमें भी 3 से मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाई n, और ये n की जगह 6 लिखना है लिख लो, नहीं तो n लिखा रहेगा। अब यहां से 3 स्क्वायर कॉमन आएगा, लेकिन वो 3 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। 3 स्क्वायर सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। अब 3 स्क्वायर को अगर तुम बाहर निकालते हो तो 3 रह जाएगा, एंड सिग्मा वट एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाई एन, और दिस इज नथिंग बट 3 सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो देखिए जरा जो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज 3 टाइम ऑफ ओरिजिनल, यानी कि 3 इंटू 4, दिस इज व्हाट 12। तो अगर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कर रहे हो तुम, तो ऑब्जेक्टिव में तो फटाफट पता लग जाएगा, हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन भी 3 से मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा, नया मीन भी 3 से मल्टीप्लाई होकर 24 हो जाएगा। लेकिन जब सीबीएसई में आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको ये सारा कुछ ऐसे समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 था, अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, वो भी सेम है। Given that x bar is the mean and sigma square is the variance of the observation x1, x2, x3, उसमें xn दे दी, यहां तक हमें n का कभी भी नहीं यूज किया कहीं भी। तो prove that the mean and variance of the distribution ax1, ax2, ax3 are ax1 bar a square x। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस 3 की जगह उसने a मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप यहाँ बेटा a इंटू 8 हो जाएगा, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन में तो a इंटू 4 रहेगा, वेरिएंस का पूछा उसने तो उसमें a का स्क्वायर हो जाएगा। तो डिक्टो सेम है। और कोई एग्जांपल नंबर 16 और 18 को और देखोगे बेटा तो वो भी सेम है, 16 और 18। 16 एग्जांपल में कहता है वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2 फाइंड न्यू वेरिएंस। ओके, और 18वें में इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3 इज इंक्रीज बाय a। इंक्रीज बाय a का मतलब a कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दें तो उसे इंक्रीज बाय ए, वेयर ए इज ए नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, देन प्रूव दैट वेरिएंस रिमेन अनचेंज। तो अभी भी बताया हमने कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वेरिएंस में और स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, 4, एग्जांपल नंबर 16 एंड 18। तो इन सारे तीनों क्वेश्चनों को आप करके देखें, और उससे पहले बेटर रहेगा वो सारी डिटेल जो मैंने लिखी है उसको आप अपने ध्यान में रखें। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन पार्ट 2 और पार्ट 3 में ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके जी, गुड डे, बाय।